जेंडर इक्वालिटी की बात यूँ तो हम सब करते हैं, लेकिन उसके मकसद से अब भी बहुत दूर हैं। बावजूद इसके हम सभी सभ्य और विकसित कहे जाने के कितने करीब हैं, इस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आज भी हम सब किसी व्यक्ति को उसके एग्जिस्टेंस को पूरी तरह स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए हम सभी को, इंक्लूडिंग मी, बहुत कुछ लर्न करने की तो ज़रूरत है ही, उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ अनलर्न करने की ज़रूरत है। मैं आज जिस शख्स के साथ बैठी हूँ, उनका परिचय मैं क्या दूँ, उनका स्ट्रगल, उनका पूरा जीवन संघर्ष एक बड़ी मजबूती की कहानी है, साहस की कहानी है। तो मैं बिना कुछ परिचय दिए सीधे धनंजय का स्वागत करती हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया और अपनी साहस की कहानी, अपने संघर्ष की कहानी हम सबको सुनाने के लिए अपना वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय। हम सभी आपको यदि गूगल करेंगे तो लोग ढूंढ लेंगे आपको, आपकी फ़िल्म जान लेंगे, लेकिन मैं शुरुआती तौर पर बहुत बेसिकली जानना चाहूँगी कि आप अपने एग्जिस्टेंस के बारे में क्या सोचती हैं और कैसे बताना चाहेंगी एक नॉर्मल पब्लिक स्क्वायर को। कहने को तो बहुत कुछ है, बट सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और जो हज़ारों लाखों दर्शक हैं, सुनने वाले, देखने वाले, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी एग्जिस्टेंस वैसी ही जैसे सबकी है, कोई स्पेशल तो है नहीं कि कोई इंसान अलग से पैदा हुआ है, अलग से किसी दूसरी दुनिया से आया है, सेम वैसे ही है। एग्जिस्टेंस सभी की एक जैसी होती है। नेचर ने सबको बराबर बनाया है और सबको एक जैसे ही स्थान दिया है। बस फ़र्क इतना कि जो इंसानी सोच है उसने हर इंसान को ऊपर नीचे कर दिया है। चाहे वो जात हो, पात हो, धर्म हो, लैंगिक आकर्षण हो, लैंगिक पहचान हो, किसी भी तरह का जो भेदभाव है वो इंसान द्वारा बनाया गया है। नेचर में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। सब इंसान अपनी एग्जिस्टेंस के साथ, अपनी पहचान के साथ, अपनी सेक्सुअलिटी के साथ जीते हैं और वहाँ पर कोई भेद नहीं है। जिस तरह से आप सब पैदा हुए, मैं भी उसी तरह पैदा हुई हूँ, और इस दुनिया में जिस तरह से पहचाने गए हैं लोगों द्वारा, क्योंकि हम सबको हम खुद नहीं पहचानते हैं, वो दूसरों की पहचान से हम लोग सारी ज़िंदगी ढोते हैं। जब किसी को पहचान दी जाती है, जिसको हम जेंडर कहते हैं, या धर्म, लैंगिक पहचान, किसी भी तरह के संस्कार है, वो खुद के तो बनाए नहीं होते हैं, वो हमें दूसरों के द्वारा दिया जाता है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है और दूसरों द्वारा दिया जाता है। हम सारी ज़िंदगी उसी को ढोते रहते हैं। चाहे वो शादी है, शादी भी हम अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं करता है, वो माँ बाप की एक मर्ज़ी होती है, और उसमें हम क्योंकि यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को चाहते हुए भी शादी नहीं कर सकता। तो एक आप सोचिए, जन्म से लेकर मरने तक, मरने का भी कोई डिसाइड नहीं करता है कि वो इंसान जो चाहता है कि मैं किसी एक ख़ास तरीके से या दफनाया जाऊँ या जलाया जाऊँ, वो भी उसके बस में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग भी उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हमारा वजूद, हम उसी तरह जीना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये रहता है हमारे बीच में कि हम बहुत ढीठ लोग हैं। हम पूरी दुनिया में जितने भी पैट्रियार्की मर्द सत्ता है उसको चैलेंज करते हुए अपनी पहचान के साथ, जिसकी आज जो रिकॉग्नाइजेशन हुई है, लेकिन सामाजिक रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। कानूनी तौर पे हमें पहचान मिली है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी दिल में नहीं, हम दिमाग में भी नहीं है, हम सिर्फ लॉ में हैं। वी आर इन लॉज बट वी आर नॉट इन हार्ट। तो इन सारे वजूदों के साथ साथ हम अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए हुए सारे तरह की जो सोशली कंस्ट्रक्टेड जो नॉर्म्स हैं लोगों द्वारा बनाए, उनको सबको चैलेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी पहचान को आज स्थापित करते हुए, चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो हमारी संसद हो, आज सबको मानना पड़ रहा है कि तृतीय प्रकृति, जो थर्ड नेचर है या थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, हिजड़ा है, खुसरा है, कुछ भी आप कहें,
कि वो लोग सदियों से हमारे बीच में रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिसीजन दिया था कि थर्ड जेंडर जब उन्होंने पहचान दी थी तो थर्ड जेंडर उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन उसको बनाया नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी ही थी। और सदियों से जब से मानव इतिहास लिखा जाने लगा और उससे पहले जब जब जीव इस दुनिया में आया, इस धरती पर आया, तब से नर नारी और तृतीय प्रकृति साथ में रहा है। उसका एग्जाम्पल मैं इसलिए ये उदाहरण देना चाहूँगी कि या तर्क समझ लिए, कहेंगे कोई लोग कहता है कि ये अपने आप या खुद बन जाते हैं। जैसा दिन होता है, रात होती तो संध्या भी होती है, और संधि काल जो है वो कई बार आता दिन में, सुबह भी आता है, दिन में भी आता है, शाम को भी आता है। और संधि जब होती है, आप सब लोग सरकारी नौकरी करते हैं या कोई भी दुनिया में बहुत सारे लोग प्राइवेट नौकरी, जब वो संधि समय आता तब ब्रेक होती है, हम सुकून महसूस करते हैं, अब आज़ाद हो गए हैं। थोड़ी देर के लिए चले, शाम को और सुबह तो खूब आज़ाद रहते हैं, दिन में थोड़ा टी ब्रेक होता है, खाने का ब्रेक होता है, वो हम जो प्रहर है वो बदलता है, तो वो लोग हम हैं। हम तृतीय प्रकृति, तीसरी नेचर के लोग हैं। तीसरे जो नेचर है वो बाय डिफ़ॉल्ट, उसके बिना कोई भी दो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इस घर में हम बैठे हैं, यहाँ पर जो ज़मीन है और छत को जोड़ने के लिए दीवारें हैं, तो अगर दीवार को हटा दिया जाए तो छत तो अपने आप भरभरा कर गिर जाएगी। तो इसलिए नर और नारी के बीच में तृतीय प्रकृति खड़ी रहती है, और वो जो उसका वजूद भी इसलिए है कि वो एहसास दिलाए दोनों को कि बैलेंस का, इक्वालिटी का। वो जो बैलेंस है वो ट्रांसजेंडर या तृतीय प्रकृति बना के रखते हैं। ये सदियों से जब से मानव विकास हुआ या जीव का विकास हुआ तब से ही, और आज नहीं। ये सिर्फ इंसानों में थर्ड नेचर या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, बहुत सारी जीवों में भी होता है, और जिनको 1500 स्पीशीज जिनमें सेक्सुअलिटी पे काम हुआ, लेकिन जेंडर जो है वो ऑलमोस्ट सभी में नर नारी और तृतीय प्रकृति होता है। तो ये जो वजूद है, एग्जिस्टेंस है, ये हम लोग, मैं कहूँगी कि मैंने खुद बनाए, ये भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो हमारा गंतव्य है उसमें, जैसे हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, हमें पता है कि फिक्स पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट के जो शिखर है वहाँ पर जाना, वो ऑलरेडी फिक्स है। तो वहाँ तक जाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, ठीक है ना। वो संघर्ष हमें करना ही है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और हमें फिक्स है, हमें वो सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड, एवरीथिंग। तो उसमें अगर कोई टांग खिंचाई होती है, समाज में नहीं पहचाना जाता है इनको, हमारे को नहीं कुछ दिया जाता है, हमें घर से निकाल दिया जाता है, हमें कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं या मैरिज इक्वालिटी है या फिर रिकॉग्नाइजेशन है, फैमिली रिकॉग्नाइजेशन, सबसे पहले तो हम लोग सारी दुनिया से तो जीत जाते हैं पर अपने परिवार से हार जाते हैं। परिवार वाले अगर साथ दें, परिवार वाले साथ खड़े रहें, तो किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि हमें छू लें। अगर बाकी बच्चों की तरह हमें भी पूरा रिकॉग्नाइजेशन मिले पढ़ाई लिखाई का, या और साथ में अगर स्कूल कॉलेजेस में हमारे को सही से पहचाना जाए, हमारी पहचान को, हमारी चॉइस को, हमारी जो कार्य भी हम करते हैं, तो उसको अगर समाज के लोग जो वो रिकॉग्नाइज करें या थोड़ा सा अप्रिशिएट करें जो हमारा हार्ड वर्क है, तो हम लोग बराबर क्या, मैं तो सोचती हूँ कि हम लोग उससे भी ज़्यादा करके दिखा सकते हैं। आप सोचिए, अगर मैं 60% ला सकती हूँ, 70% अभी ला सकते हैं, आई वॉज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो अगर मैं इतने संघर्ष के बाद भी हम लोग पढ़ लिख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ट्रांसजेंडर पढ़ते हैं जब उनको मौका दिया जाता है, तो अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखते हुए, अपनी पहचान को प्रूव करने के लिए कि हम हैं,
उसमें वो इतना संघर्ष करने के बाद 50, 60, 70% लाते हैं, तो वो मेरे को लगता है कि 99% वालों से भी बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। और जो कुछ बातें कही उनमें से यदि मैं बात निकालूं, आप कह रही थी कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट का बैगेज होता है जो हम ताउम्र जीते हैं। वो शायद मैं भी उस कंस्ट्रक्ट का बैगेज झेल रही हूँ, आप भी झेल रही हैं। वो अलग अलग हो सकता है, उसकी शक्ल अलग हो सकती है मेरे वाले बैगेज की आपसे, पर उस कंस्ट्रक्ट को के बैगेज को हम तोड़ नहीं पाते। हमें डर लगता है, हम इतने फिक्स्ड तरीके से सोचने को मजबूर होते हैं कि हमें डर लगता है। आपने कब ये साहस पाया अपने भीतर, और कैसे पाया कि उस बैगेज को तोड़ना है? क्योंकि वो रियल नहीं लगा आपको लगा कि वो जो सोशल कंस्ट्रक्ट है वो फेक है। और दूसरी चीज़ आपने कहा कि परिवार आप जब सपोर्ट नहीं करता, आप परिवार के स्ट्रक्चर को कैसे देखती हैं? क्या उसमें आप यकीन करती हैं जिस तरह का स्ट्रक्चर आज हमारे समाज में है? मैंने अपने आप को पहचान जो है, जो एक केज होता है ना जो चारों तरफ, वो महसूस तो बहुत बाद में महसूस किया कि मेरे चारों तरफ एक जंगला सा या पूरा जाल बिछा दिया गया। अपने मान मर्यादाओं, शर्म, ये हया का शेम बेस्ड कल्चर जो इंडिया का है, वो सारा मेरे चारों तरफ बिछा दिया गया। लेकिन 4-5 साल की उम्र से तो जब मैंने अपने आप को पहचानना शुरू किया, जब पहचान की बारी आती है जेंडर का, उस समय तो ये सब चीज़ें मुझे नॉर्मल लगी। मुझे कोई ख़ास ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई अलग से हूँ। जैसे बाकी लोग बढ़ रहे थे, मैं भी बढ़ रही थी अपने जेंडर को लेके। 9, 10, 12 साल की उम्र तक तो मुझे अपने आप को महसूस नहीं हुआ, बट थोड़ा ये रहता था कि आसपास के लोग जो हैं वो सेक्सुअल अब्यूज़ करते थे। 5-6 साल की उम्र से शुरू हुआ। जैसे 6 साल की उम्र में मेरा जब एडमिशन हुआ तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, एहसास होना शुरू किया कि शायद मुझे ऐसा क्यों किया जाता है। वो ऐसा हुआ कि जब मैं वॉशरूम यूज़ करने गई स्कूल में, तो मैं फीमेल वॉशरूम में क्योंकि मेरी जैसी मैं अपने आप को आइडेंटिफाई लड़की करती, तो जहाँ लड़कियाँ जाती थी मैं भी उनके पीछे पीछे चली जाती, लेकिन वो मेरे को बाहर खींच के धक्का मार के निकाल देते हैं, बॉयज़ वाले में भेज देते। तो ये एहसास समाज करवाना शुरू करता है कि तुम वो नहीं है जो हम हैं, ठीक है ना। घर में तो जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट होता है, सभी लोग यूज़ करते हैं, फीमेल मेल सभी बच्चे। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, उस 4 दीवारी के बाहर जाते हैं, तो हमें एहसास शुरू होना है, वो जो अलगपन का, अलग होने का एहसास। घर में तो इतना कोई फ़र्क नहीं, ता भी बोलेंगे ती भी बोलेंगे तो ऐसे लाइक बच्चा समझ के टाल देते हैं। वो सब चीज़ें होती रही। और जब बहुत लेट, जैसे 15-16 साल की उम्र तक आते आते फिर क्लियरली समझ आना शुरू हुआ कि मैं वो नहीं हूँ जो बाकी हैं। होता भी ऐसा कि ये एहसास भी समाज वाले ही करवाते हैं। इसको मैं छोटे से वर्ड में कहूँगी कि आई एम इन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं राइट जेंडर में थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं। अगर मैं अपने आप को फीमेल मानती तो मैं मानती हूँ, अभी भी मानती हूँ, तब भी मानती थी और मानती रहूँगी। उसमें कितने सारे नदी जब बहती है तो उसमें इतने हर्डल्स होते हैं ऊपर से नीचे तक। अगर साइमन मछली जब कनाडा में धारा के विपरीत जाती है ऊपर की तरफ, वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती हैं। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं 2-1, तो बहुत सारे हज़ारों लाखों मछलियों में से बहुत सारी पहुंच भी जाती हैं, लेकिन उनका बदन छिल जाता है, पूरी तरह थक जाती हैं और वो अंडे दे के मर जाती हैं। तो वही हालत हमारी होती है। लाखों करोड़ों ट्रांसजेंडर, ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन अपने वजूद के लिए लड़ते हैं। बहुत सारे कामयाब भी हो जाते हैं, बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे भाग जाते हैं, कई तरह से प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं, बेगिंग में चले जाते हैं, इन तमाम चीज़ों में घुस जाते हैं, क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस जो है, आप कह रहे थे कि एग्जिस्टेंस, वो अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार नहीं रख पाते हैं। तो ये सारी ज़िंदगी में ताउम्र अपने आप को, तो ये नहीं कोई कहेगा कि आपने कब अपने आप को पहचाना। हम बचपन से अपने आप को पहचानते हैं, ठीक है ना, अपनी पहचान है। लेकिन
उस पहचान को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उस पहचान को पहचान नहीं माना जाता कि ये फालतू बेकार की चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं होती, मर्द और औरत ही होते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये सारी उम्र चली अभी, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ज्वालामुखी फट जाता है, और वो जब तक सहता है इंसान सहता रहता है, लेकिन एक हद होती है जब इंसान सोचता है कि अब या तो मर जाऊं या मार दूं। एक द्वंद्व होता है, और ये मेरे दिमाग में भी आया 2002 में जब गैंग रेप हुआ मेरे साथ। 2004 में भी एक उसी तरह का सिमिलर गैंग रेप हुआ मेरे साथ, 2 बार गैंग रेप हुआ। तो उन रेप के बाद जब मैंने सोचा कि भाई अब तो मुझे मर जाना है, अपने आप को ख़त्म करना है। 20 लड़कों ने 2002 में मेरा रेप किया था, और रेप करने के बाद मुझे सड़क के किनारे छोड़ दिया, पेशाब कर दिया मेरे ऊपर। तो फिर मैं पुलिस के पास भी, ये सब के पास गुहार लगाने गए, लेकिन किसी ने कुछ सुना नहीं। फिर या मैंने अपने आप को ख़त्म करने का सोचा कि सुसाइड कर लें, मेरे लिए दुनिया नहीं बनी है, हम लोग इस दुनिया में रहने के काबिल ही नहीं है। क्योंकि जब हमें गलत बोला जाता तो शायद हम गलत ही हैं, हम लोग गलत लोग हैं, हम लोग सेक्स वर्कर हैं हम, क्योंकि हमारी तरफ उंगलियां उठाने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन हमारी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। तो वो जब गैंग रेप हुआ तो मैंने सोचा कि अब सुसाइड कर ले। मैं वैसे ही जंगल की तरफ भागी, रात को नंगे पाँव 12-1 बजे, गर्मियों के दिन थे, तो भागती गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। और पूरी फुल मून नाइट थी, मैं चांद की तरफ देखती रही। और जब देखते देखते एकदम से क्लिक मेरे माइंड में हुआ कि मैं ये सोची कि मैं मतलब मर जाऊं, पेड़ पे फंदा लगा के मर जाऊं। फिर एकदम से दिमाग में आया कि क्यों मरूं मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, मैंने रेप किया क्या, मैंने क्या डकैती डाली है, या मैंने कोई मर्डर किया है। रेप करने वाले घर आ जाते हैं 14 साल के बाद, मर्डर करने वाले 14 साल के बाद घर आ जाते हैं। डकैती करने वाले लोग जो डाका डालते हैं या टेररिस्ट हैं, हम लोग तालिबान थोड़ी हैं, है ना। तालिबान को लोग, कुछ लोग शाबाशी दे रहे हैं, कुछ लोग उसको कह रहे हैं वो गलत लोग हैं। हम तो वो भी नहीं हैं, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ साड़ी तो पहनी है, तन ही तो ढका है, ठीक है ना। तो ये करना ही बहुत बड़ा पाप है। आदमी बनना तो आसान है, औरत बनना इतना मुश्किल है। कोई लड़की लड़कों जैसा कपड़ा पहन ले तो कहेंगे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। और कोई मर्द लड़की बन जाए तो कहेंगे तो छक्का हिजड़ा है ना, ये तो हमारे समाज के, ये मर्दों में भी बैठने लायक नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती रही। अब लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे इस दुनिया की सोच को मारना है, और अपने आप को खड़ा किया, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, वैसे भी तो मरना ही था, अभी फांसी लगा लेती तो मरना ही है। लेकिन जब समाज में रह के अगर कोई मार भी देगा तो मैं मलाला कहलाऊंगी। मलाला तो चलो बाद में उसका हुआ, लेकिन उस टाइम यही सोचा था कि मैं अच्छे काम के लिए मरूंगी, ठीक है ना, जो भी काम होगा अच्छा। तो रास्ते भी निकलते रहेंगे। तो मैंने फिर उठी और घर आई, और फिर मैंने कम्युनिटी से मिलती गई अपने, क्योंकि मैं सोचती थी शायद दुनिया को संवारने से पहले खुद को संवारना ज़रूरी है। पहले अपने अंदर एनलाइटनमेंट लाना है, मैं हूँ कौन, मेरी पहचान क्या है। क्योंकि कोई भी बोले मैं ट्रांस वुमन हूँ, मैं हिजड़ा हूँ, मैं किन्नर हूँ, लेकिन वो किन्नर है क्या, कौन होते हैं किन्नर, किन्नर का वजूद क्या है, क्या इतिहास रहा है, उन सबको जानना भी ज़रूरी। क्योंकि जब इंसान अपने ही शहर में पैंट से साड़ी पहन लेता तो सवाल भी बहुत तरह के उठते हैं। या तो मैं शहर छोड़ के भाग जाती, मुंबई चले जाती, दूसरे शहर चले जाती, मेरा अतीत मिट जाता, वो अतीत को मैं गठरी में बांध के समुद्र में फेंक देती, तो कोई भी ना जानता। मैं जिस दिन मैं साड़ी पहन लेती वही मेरा जन्म होता, और मैं पिछला जन्म जो मेरे साड़ी से पहले का था वो मैं किसी कुछ ना बताती। तो लेकिन मैं तो उसी शहर में, चंडीगढ़ में ही रही सारी ज़िंदगी। 50 साल की उम्र आज मेरी हो गई है। यहीं से मेरे ता से ती का सफ़र और पैंट से साड़ी का सफ़र भी इसी शहर में। मेरे एजुकेशन भी मैं गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 46 में, उसके बाद भी स्कूल भी यहीं हुआ मेरा, और यूनिवर्सिटी भी स्टडी, सब मुझे जानते, मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। उन्हीं के बीच में एक तरह का पूरा
चारों तरफ बड़ी बड़ी आंखों, सोचो कि आपके चारों तरफ है और आपको घूर रही हैं, ये इसको क्या हो गया, पागल हो गए, है ना, इसने साड़ी क्यों पहन ली, ये सब चीज़ें। लेकिन आप सोचो कि चारों तरफ मेरी एक्सरे मशीनें लगी थी और मेरे मेरे पर लोग हंस रहे थे और मैंने बस आंखें बंद के कान बंद करके मैं सीधी चलती रही अपनी मंजिल की तरफ। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया अपने वजूद। लेकिन ये इस सफ़र में बहुत टाइम लग गया मुझे अपने हिम्मत आते हैं। शुरू में जब मैंने अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा किया तो अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। तो पहले मैंने अपने कुनबे को, अपनी ट्रांस कम्युनिटी को इकट्ठा किया, उनको समझाने की कोशिश की कि हमें अपने लिए लड़ना है और सबसे पहले अपने को जानना है। तो धीरे धीरे रेपो बिल्डिंग हुई 2009 तक। फिर आते आते कि अपने आप को भी पहचाना, साथ साथ में लोगों को पॉलिश करती रही अपनी ट्रांस बहनों को। 2012 में हमने ट्रांस बिल के लिए काम किया और ट्रांस PIL के लिए, सॉरी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो नालसा जजमेंट आई थी उसके लिए भी मैं चंडीगढ़ से दिल्ली गई थी। तो बहुत सारे ट्रांसजेंडर और भी मेरे बहनें, हम लोग सब दिल्ली में इकट्ठा हुए थे। तो ये जो धीरे धीरे का जो सफ़र चलता रहा, इसमें अपनी पहचान भी साथ में थी, प्रखर रूप से सामने आती थी। क्योंकि एकदम से आप साड़ी नहीं पहन सकते हो, आपको स्पेस चाहिए, आपके लिए टाइम चाहिए और आपको आप खुद को भी जानना है और समाज की क्वेश्चंस को भी देखना है कि इतने सारे तीर मेरे ऊपर चल रहे हैं तो आपको जवाब देने आना चाहिए। तो ये थोड़ा टाइम लगे, 40-42 साल की उम्र तक मैं आते आते ये लड़ती रही। और फिर 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, फिर मैंने अपने सारे, क्योंकि उससे पहले मैं इसलिए भी नहीं साड़ी पहनना चाहती थी कि मुझे हिजड़ों में नहीं जाना है, मुझे बेगिंग नहीं करना है, मुझे सेक्स वर्क नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर मैं उससे पहले कोई रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं थी, या तो मेल में या फीमेल में, तो घर से भाग के कहाँ जाते हैं, हिजड़ों में जाते हैं। आज मैं आपके सामने ना होती, ताली पीट रही थी कहीं। बिल्कुल। तो 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 2015 में मैंने सारे पहले ID प्रूफ, तब भी मैंने साड़ी नहीं पहनी, सबसे पहले मैंने अपने ID प्रूफ चेंज किए सारे। और आई वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इन चंडीगढ़ जिसने सबसे पहले अपना ID प्रूफ चेंज, हाँ। सो वो चेंज करने के बाद धीरे धीरे, लेकिन आप सोचिए तब भी लोग स्टीरियोटाइप इतने थे, जो आधार कार्ड वाले थे वो मेरे को ट्रांसजेंडर मान ही नहीं रहे थे। उनको लगता साड़ी पहन कर कोई आएगा, ताली बजाएगा, ज़ोर ज़ोर से बड़ी बड़ी बातें करेगा, ऐसे ऐसे। तो ये स्टीरियोटाइप बने हुए जो तोड़ी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ी। नाम का भी स्टीरियोटाइप था कि लड़की का नाम होना चाहिए ऐसा, रेखा, बिंदु, ये इस तरह के नाम होने चाहिए। मैं कहा नहीं, नाम का कोई जेंडर थोड़ी होता है, नाम तो नाम है, वो चाहे सिमरनप्रीत सिंह हो, सिमरनप्रीत कौर हो, धनंजय हो, धनंजय कौर हो, धनंजय सिंह हो, क्या फ़र्क पड़ता है, काम से जानो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपका सफ़र वाकई बहुत साहस भरा सफ़र रहा, ना सिर्फ आपके लिए, अब उस सफ़र की किस्से सुनकर दूसरों में साहस आएगा और आ रहा है, ये आप भी जान रहे होंगे, हम सब जान रहे हैं। आप सेल्फ एनलाइटनमेंट की बात कर रही थी मैम, और मुझे लग रहा था कि आप एजुकेशन को की बहुत एडवोकेसी करती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि एजुकेशन एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, एक टूल हो सकता है चीज़ों को बेहतर बनाने का। तो कुछ ऐसे रेफरेंस बुक्स होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सजेस्ट करना चाहेंगी, क्योंकि लोग शायद इग्नोरेंट भी बहुत हैं, हमारे आसपास के लोग वो कोशिश भी नहीं करना चाहते कि चीज़ों को जाने। तो जो इग्नोरेंट है वो भी प्रॉब्लम है, इग्नोरेंस कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का। तो उन इग्नोरेंट लोगों को या किसी और को भी कुछ समझाने के लिए यदि आप कुछ रेफरेंस बुक सजेस्ट कर सके कि जो पढ़ें और लोग थोड़ा एनलाइटन हो, लोग जाने, एक फिक्स कंपार्टमेंटल वे में ना सोचा करें। जी, मैं क्योंकि दुनिया, हम लोग रिसर्च वर्क तो पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि सब लोगों का बस में नहीं है वो सब चीज़ें। इतिहास को क्योंकि बहुत लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहता है धर्म का, और धर्म में जैसे वो चॉकलेट होती है ना, कैडबरीज वाली लेयर, बाहर लेयर लगी हो, इस तरह का धर्म का एक पूरा लेयर हो और इतिहास भी हो, लेयर भी हो, अच्छा रला मिला एविडेंस हो, तो पढ़ने में फैक्ट्स के लिए एक जानकारी लोगों को इकट्ठी करनी चाहिए। तो उसके लिए या अलग अलग, क्योंकि ट्रांसजेंडर के बारे में बहुत कम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत कम लिखा गया, क्योंकि जो भारतीय परंपराएं रही, संस्कृति रही, और जो वेस्टर्न ट्रांसजेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है।
ठीक है, यहाँ पर परंपराएं हैं, हजारों सालों से परंपराएं हैं, और किन्नर परंपरा हजारों सालों से है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं जो ऐतिहासिक जो किताबें हैं वो एक हमारे जो अभी बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार सलीम किदवई जी, उनके भी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है, तो उन्होंने किताब लिखी थी सेम सेक्स लव इन इंडिया। रुत वनीता जी ने भी उसमें उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। वो पत्रकार भी और इंग्लिश के वो प्रोफेसर भी हैं अमेरिका में। तो सलीम किदवई जी ने वो इतिहास को खंगाला है वैदिक काल से लेकर और आज तक। तो ये बड़ा अच्छा, क्योंकि अलग अलग जो रिसर्च वर्क है उनको पढ़ना आसान है। बाकी जो किस्से कहानियाँ उससे कोई फ़ायदा नहीं, जैसे कोई नावल हो गया उससे कोई फ़ायदा नहीं, वो तो सिर्फ एक फैक्चुअल चीज़ें पढ़ने पर आप ज़्यादा जोर देते हैं। नहीं, वो कहानियाँ उसको कोई फ़ायदा पढ़ के उसको फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर कोई किन्नर की कहानी है तो वो नाटक के रूप में हो गई, और वो किसी तीसरी नजरिए से, किसी तीसरे व्यक्ति ने लिखी होगी अपने नजरिए वो दयनीय स्थिति में लिखी होगी कि ये बेचारे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। उस सपोज कोई रजनी है, रजनी किन्नर, उसकी पूरी ज़िंदगी में उसने कैसे, वो एक इंसान की। लेकिन जो ऐतिहासिक फैक्ट्स हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, बाबर के बारे में, शाहजहाँ के दरबार में, या इस तरह के मुग़ल दरबारों में क्या किन्नर की परिस्थिति थी, या राजस्थान के इतिहास में जो नाजर थे, नाजर हिजड़ा लोगों को ही बोला जाता था, उनके क्या वो जनानी ड्योढ़ी जो होती थी, दरवाज़ा होता था, वो उसके रखवाले होते, जब उनकी शादियाँ होती थी वो जो ड्योढ़ी पे खड़े होते थे और राजा और रानी को वो अंदर खुद लेके आते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नाजिर, उनको नाजिर लोगों ने बहुत राजस्थान में जो जोधपुर वगैरह की जगह पे बावड़ियाँ बनवाई, सबसे ज़्यादा स्कूल खुलवाए, और इनके बारे में बहुत कम लोगों ने लिखा है, जाना भी नहीं, जानकारी भी नहीं। हमें उन किताबों तक पहुंचना चाहिए ताकि हम एक सही समझ बना जैसे तुझकी बाबरी होगी, इन इतिहास के अगर एक एक चीज़ में पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, या हम बड़े ध्यान से अगर सूफीज़म को भी पढ़ें और भक्ति आंदोलन को भी पढ़ें, या देवदासी प्रथा को, इन चीज़ों को पढ़ेंगे, या वैदिक कल्चर को पढ़ेंगे कि चलो माइथोलॉजी में ही सही, लेकिन किन्नर, गंधर्व और जो यक्ष लोग थे उनके बारे में पढ़ें, तो थोड़ा सा ये होगा कि उससे क्या कि हम रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, कि हम जिन लोगों के लिए जिन लोगों की प्रेयर करते हैं, प्रार्थना मंदिर में जाते हैं, जिन लोगों के से हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि देना, हमारे बच्चों के ऊपर रक्षा बनाए रखना, तो किन्नर, गंधर्व और यक्ष की हम पूजा करते हैं, लेकिन जो बाहर आपके दरवाजे में खड़े हैं असली किन्नर ना, उनको आप रिस्पेक्ट ही नहीं देते हो, या गंधर्व हैं, यक्ष लोग हैं। तो ये जो चीज़ें हैं किताबों के बारे में बस यही कहूँगी कि सेम सेक्स लव इन इंडिया पढ़िए, थोड़ी महंगी है लेकिन आपको अलग अलग चीज़ों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही जगह बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। उसमें पौराणिक काल से भी, वैदिक काल का भी, और मुगलिन का भी, मुगल काल का भी, और जो अपना इंडिया, मॉडर्न इंडिया है, उसमें ट्रांसजेंडर की क्या क्या परिस्थिति रही है, और जो लॉ थे वो किस तरह से बदले हैं, उनसे क्या फ़र्क पड़ा हमारी ज़िंदगी में, आज हम लॉ बदले हैं उनसे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हालांकि 1871 में एंटी ट्राइबल लॉ में हमें ट्रांसजेंडर को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था, और 1952 में उसको डी नोटिफाइड किया गया। तो इतने साल बाद, और आज 150 साल 100 साल हो गए हैं, तो एक इंसान की जो भारतीय मानसिकता थी वो बिल्कुल बन गई है कि ये लोग क्रिमिनल होते हैं, ये लोग गलत होते हैं। लेकिन इतने ही साल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या पार्लियामेंट के बिल बनने के बाद उनकी स्थिति, उनके बारे में अच्छी सोच बनने में इतने ही साल लग जाएं, क्योंकि अभी हमारे पाठ्यक्रम नहीं है। मैं तो सरकार को ये बोलूँगी कि हमारे पाठ्यक्रम चेंज हों, जिसमें ट्रांसजेंडर को पढ़ाया जाए, जेंडर इक्वालिटी पे बात, सिर्फ जेंडर मेल फीमेल नहीं होते हैं, जब तक उसको ट्रांसजेंडर उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो जेंडर स्टडी नहीं होगी, एक चीज़ अधूरा ही रह जाएगा। बिल्कुल वुमेन स्टडी, मतलब वो तो सिर्फ एक वुमेन के बारे में पढ़ा है, आपने ट्रांस वुमेन को छोड़ दिया, आपने ट्रांस मैन को भी छोड़, बिकॉज बायोलॉजिकल फीमेल होते हैं, तो उसमें जब तक ये नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक वो फायदा नहीं। बिल्कुल, हमारे एजुकेशन सिस्टम को और इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत कैटेगराइज वे में पढ़ाते भी हैं। और मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि किताबों पढ़ने से अच्छा है कि आप इंसान को पढ़िए। जी बिल्कुल, आप अपने दोस्त बनाइए ट्रांस लोगों को, उनकी ज़िंदगी पढ़िए, आप उनके साथ रहेंगे। आप जैसे आप कुत्ते बिल्लियाँ पालते हो,
आपको प्यार हो जाता, आप उतने इतना प्यार करते हैं कि इंसान से प्यार नहीं कर सकते क्या आप उनसे, आप, मैं ये नहीं कहूँगी घर में ले आओ उनको, आप बैठिए उनके साथ, शाम को 5 बजे छुट्टी होती तो किसी के साथ बैठ जाइए, थोड़ा उनके साथ समय गुजारिए, उनको घुमाने ले जाइए, ताकि वो आप उनको जानकारी मिले धीरे। और अपनी ज़िंदगी की किताब वो एकदम से तो नहीं खोलेंगे, उनको लगेगा कि ये इंसान अच्छा है, और आपके पास वो अपनी ज़िंदगी किताब तब खोलेंगे जब उनको रेपो बिल्डिंग होगी आपकी, तो सारी ज़िंदगी आपको लगेगा यार ये तो किताबों पढ़ने से भी ज़्यादा अच्छी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपने बहुत ही खूबसूरत बात की। हम लोगों, मुझे हमेशा लगता है इंक्लूडिंग मी, जो जो तबका अभी मेन स्ट्रीम में है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, जो तबका मार्जिन पर है वो हम सब की वजह से है, तो हम उन्हें मेन स्ट्रीम में लेकर आए, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें इस पे काम करना होगा। आप लोग तो काम कर ही रहे हैं। मैम, आपने एक स्टेटमेंट दिया कि आई एम इन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। उस रॉन्ग वर्ल्ड को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्या आप, क्योंकि मैं एज अ फीमेल जब सोचती हूँ उस वर्ल्ड को, तो मुझे लगता है कि मुझे इस वर्ल्ड ने मेरे बहुत सारे अधिकार छीने हैं, ग्लोरिफिकेशन के नाम पर मुझे एक नॉर्मल इंसान नहीं बनने दिया है, और बहुत सारे अलग अलग तरह के चैलेंजेस खड़े किए हैं, तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि आई एम इन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। तो उस रॉन्ग वर्ल्ड को आप क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर आप क्या होपफुल है कि कुछ हो सकता है उस रॉन्ग वर्ल्ड का? रॉन्ग वर्ड आपको बस इतने से पता लग जाएगा कि मैं क्वालिफाइड हूँ, AA हूँ, BA ऑनर्स इन हिस्ट्री, डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, रशियन लैंग्वेज, डांस भी जानती हूँ, कथक और संगीत का गायन भी जानती हूँ। इन सब क्वालिटी के बावजूद अगर मेरे पास इतनी सारी डिग्रियाँ हैं, मैं टॉपर हुई थी यूनिवर्सिटी की, और सारी यूनिवर्सिटी मुझे मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया उन्होंने मेरे को सम्मानित भी किया, लेकिन फिर भी मैं स्लम तो चलो ठीक है भाई, इतनी बुरी परिस्थिति में रहती हूँ, मेरे पास जॉब भी बड़ी मुश्किल। अभी जो मेरे को पंजाब यूनिवर्सिटी ने जॉब पे रखा है, तो वो तो 6 महीने का प्रोजेक्ट है, उसके बाद फिर क्या होगा। सो इतने सब क्वालिफिकेशन होने के बाद, क्वालिटी होने के बाद भी कुछ नहीं है। और ये सब कैसे हुआ? कुछ तो प्रॉब्लम है समाज में। समाज प्रॉब्लम तो मेरे अंदर नहीं आया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा सही जेंडर है, सब कुछ ठीक है, मैं वही काम करूँ जो आप लोग करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम समाज की सोच में है, उनकी सोच में है, उनके सोच में खोट है। तो इसलिए रॉन्ग वर्ल्ड इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम आई है मेरे साथ, मैं गिनती भी नहीं कर सकते उन प्रॉब्लम की। तो वो प्रॉब्लम किसने दी है? समाज ने दी है, ठीक है ना। समाज ने बचपन से लेकर 6-7 साल की उम्र में कितना कौन बच्चा पता होता कि मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, और अभी तक भी लोग ये सोचते हैं कि बहुत आसान कड़ी है, इनको जो मर्जी पूछ लो, हमारे जेंडर के, हमारे सेक्स के बारे में पूछ लो, हमारी सर्जरी हुई है नहीं हुई है, तो तुम्हें क्या लेना है। तो हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं लोग इस नाम पे कि हमें जानकारी चाहिए, सिर्फ जानकारी चाहिए। तो जानकारी चाहिए तो फिर बहुत सारे आपके पास मीडियम है, आपके पास गूगल है, आप डॉक्टर से बात करिए, सेमिनार में आइए, वर्कशॉप पे आइए। तो ये सब चीज़ें, हमारा इंडियन कल्चर जो है ना वो शेम बेस्ड कल्चर है, शर्म वाला कि 4 लोग क्या कहेंगे, मेरे चाचा ताए, मेरे मौसी क्या बोलेंगे, मेरे फलाने लोग क्या बोलेंगे। इसका मतलब अगर वो कुछ ना बोले तो सब कुछ सही है। हमें उनकी शर्म है ना, अपने बच्चों की भविष्य की तो प्रॉब्लम नहीं है, हमें बच्चों का कोई फिक्र नहीं है। आपका बच्चा इतना तड़फ रहा अपने जेंडर के लिए, आपने उसको गलत बॉक्स में डाल दिया है, वो तड़फ रहा है उस बॉक्स से निकलने। हम तो जेल जैसे में रहते हैं, आप सोचो कि जैसे जेल हो जाती है, हम सारा दिन अगर कोई मर्द बन के बैठा रहे कि कोई छुपा के, और जब वो चले जाते तो हम औरत जैसी बन बैठ के, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम कहाँ आती? क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा बाइनरी बना दिया। और ये सब चीज़ें मैं सोचती हूँ कि सोसाइटी में प्रॉब्लम है, हम में कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, और ये सब चीज़ें उन्हीं के द्वारा दी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस सोसाइटी का एक हिस्सा होने के नाते मुझे खुद बहुत मतलब मैं माफ़ी मांग सकती हूँ आपसे कि मैं, एक समय था कि मैं कह रही हूँ कि मैं खुद भी एक समय तक
बहुत अच्छा नहीं सोचती रही बहुत सारे विषयों पर, इंक्लूडिंग यदि मैं कहूँ ट्रांसजेंडर के विषय पर मेरी समझ नहीं थी और मुझ समझ की ओर शायद जाना भी नहीं चाह रही थी, और मैंने एक राय बना ली थी। वो राय मुझे समाज ने दिया था, मेरे घेरे ने दिया था, पर जो जो समझ होती गई मुझे लगा कि कितना कुछ हमें छोड़ देना है, जो गलत हमने अपने दिमाग के अंदर भर रखा है उसे हमें छोड़ना है, और कितना ज़्यादा एम्पैथेटिक बनना है। हम बड़ी बातें कर लें कि हम बहुत एक सुंदर समाज है, हम बहुत एक विकसित समाज है, लेकिन हम बहुत पीछे हैं सोच के स्तर पर, क्योंकि हम एक इंसान को उसकी कंप्लीट आइडेंटिटी के साथ स्वीकार करने का ना हमारे अंदर साहस है, ना शायद हम सोच सकते हैं, ना हमारी सोच वैसी है। एक चीज़ और आपने कहा था कि लीगल टर्म पे तो हम एक्सेप्टेड फिर भी हो रहे हैं क्योंकि लीगली हमें वो किया जा रहा है, बट सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। और ये भी सच है कि किसी बड़े बदलाव के लिए एक लीगल इंटरफेरेंस की ज़रूरत होती है। यदि वुमेन राइट को भी, यदि वुमेन को प्रॉपर्टी में राइट मिलना है तो हमें लीगल हेल्प लेनी होती है। तो जो लीगल बदलाव आए हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, जिससे आप लोगों का रास्ता थोड़ा सा इजी हुआ है इस रॉन्ग वर्ल्ड में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और जो लड़ाइयाँ चल रही हैं अभी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी हम लोग मंजर से बहुत दूर हैं एक सुंदर समाज के, तो वो जो लड़ाइयाँ चल रही हैं यदि उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा कुछ बता सकें। देखिए, अभी तो पिछले 20 साल में काफ़ी चीज़ें बदली हैं, और जहाँ दुनिया मैं क्योंकि बार बार वेस्टर्न कल्चर के बारे में बात करूँ, क्योंकि वहाँ तो ट्रांसजेंडर की एक्सेप्टेंस बहुत कम है। हम एग्ज़ाम्पल तो देते हैं कि बाहर फॉरेन कंट्री में ये है वो है, वहाँ पर LGBT कम्युनिटी काफ़ी अच्छी ठीक है होंगे, लेकिन ट्रांसजेंडर के तो कहीं भी एक्सेप्टेंस नहीं है, ट्रांस वुमेन या ट्रांस मैन का। तो लीगल एक्सेप्टेंस इंडिया में बहुत फास्टली हुआ है 20 साल के अंदर अंदर। 2001 की बात है और 2021 है। तो इंडिया में क्या है कि या तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर एक्सेप्ट करेंगे बहुत फास्ट करते हैं, और ये 20 साल में काफ़ी बदलाव आया है। देखिए आप अमेरिका में कितना 1950 के बाद ये LGBT राइट्स हुए, और 1969 में 69 में स्टोन वॉल क्राइसिस हुआ है। वहाँ पर 70-80 लोगों को मार दिया गया एक पब में, और उसके बाद फिर दुनिया भर में प्राइड होनी शुरू हुई, LGBT प्राइड हुई। हम लोग चंडीगढ़ में भी करते हैं हर साल मार्च के मंथ में, पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू होती है प्राइड। मैं सॉरी आपको बीच में रोकूंगी मैम, ये जो प्राइड का जिक्र आपने किया, आप एक बार फिर से प्राइड की बात बताएं कि कब से शुरू हुआ और कैसे। दुनिया भर में प्राइड जो होती है वो 1969 के बाद शुरू हुई है, क्योंकि 69 में स्टोन वॉल क्राइसिस हुआ मैनहट्टन में, अमेरिका में। एक क्राइसिस हुआ था जिसमें कुछ सिरफिरे जो होमोफोबिक या ट्रांसफोबिक लोग होते हैं। मैं ये भी बता दूं कि ट्रांसफोबिया और जो होमोफोबिया है वो एक बीमारी है। होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया, हम बीमार नहीं हैं, जो हमसे नफ़रत करते हैं वो बीमार हैं, बिकॉज उनको लगता है कि हम जैसे क्यों नहीं है। अब उनसे पूछा जाए, उनके 5 उंगलियां भी उनके जैसी नहीं हैं, उनके दोनों आँखें रेटिना भी एक जैसे नहीं है, उनके जो फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है। आप फ़ोन के जब आप वो कहते हैं सिक्योरिटी के लिए, जिस फिंगरप्रिंट्स को आपने उसमें दिया होगा ना सिक्योरिटी को, तो उसी फिंगर से वो खुलता भी है। तो ये जो जब आपकी बॉडी आपके जैसे नहीं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि दूसरा इंसान भी आपके जैसा हो। तो जो होमोफोबिया ट्रांसफोबिया ये पूरी दुनिया में एक तरह से बीमारी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो 69 में जब ये 70-80 लोगों को मारा गया तो काफ़ी रोष प्रदर्शन हुआ LGBT कम्युनिटी में। सरकारें तो पहले सोती रही, लेकिन जब उन्होंने देखा कि काफ़ी मास लेवल पे ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल मार्च हो रहे हैं, जैसे निर्भया केस के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई। नहीं तो पहले लोग नॉर्मली उनको लगता था कि फिर क्या हुआ, तो जब मास लेवल पे जब चीज़ें होने लग जाती हैं सरकारें भी झुक जाती हैं पूरी दुनिया में। फिर ये मास लेवल पे कैंडल मार्च हुआ, और कुछ सालों में ये प्राइड में बदल गया, क्योंकि फिर कम्युनिटीज़ ने सोचा कि हम लोग रोष प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम रोएंगे नहीं, हम अपने होने का वजूद का हर्ष मनाएंगे, प्राउड फील करेंगे, लोगों को जलाएंगे कि देखो आई बॉर्न दिस वे, मैं इसी तरह पैदा हूँ, इसी तरह मरना है। सो पीपल से यू आर डिफरेंट, आई से यू आर सेम, ठीक है ना। और डिफरेंट इज़ ऑलवेज यूनिक, डिफरेंट हमेशा यूनिक होता है। और आई एम प्राउड टू बी अ ट्रांसजेंडर। भगवान करे मुझे तो हर जन्म में ऐसा ही ट्रांसजेंडर बनाए, मुझे कोई दुख नहीं होता। कई बार लोग बोलते हैं कि
है कि मतलब पंजाबी लोग या काफ़ी जो हिंदी भाषी लोग कहते हैं परमात्मा, बड़ी दयनीय स्थिति में बोलते हैं कि ओहो परमात्मा करे, हम तो अरदास करते हैं आगे अगले जन्म में आपको ये योनि ना मिले। मैं उनको दोबारा से पलट के जवाब देती हूँ, भगवान करे मुझे हर जन्म में ट्रांसजेंडर बनाए, मुझे उस चीज़ का कोई दुख नहीं है। दुख क्यों होगा? दुख तो आपसे है, मुझे अपने आप से क्यों दुख है? भाई मैं तो 2 जेंडर से एंजॉय कर रहा हूँ, आपके पास तो 1 जेंडर है, मेरे पास 2 जेंडर हैं, ठीक है। मैं आप जिसके पास ज़्यादा हो तो वो एंजॉय करता है ना, कि उसको लगता है कि आप महाभारत में महाभारत पर्व में जब भीष्म पितामह शैया पे होते हैं तो युधिष्ठिर उनसे पूछता है कि इसमें जो नर और नारी में सबसे ज़्यादा आनंद कौन लेता है। तो एक लंबी कहानी है, और उसमें वो बोलते हैं कि जो नर और नारी जिसके अंदर दोनों भेद होते हैं, जो दोनों भाव होते हैं। तो इसी तरह मुंशी प्रेमचंद जी ने भी अपने गोदान में लिखा कि जो नर और नारी के भेद से ऊपर उठ जाता है वो महात्मा हो जाता है, वो उन सब चक्करों से, उन झंझटों से दूर हो जाता है। तो हम लोग तो वो लोग हैं, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी अपनी? हम तो मैं तो चाहूँ कि सारी ज़िंदगी में जितने भी जन्म आएंगे सब में मैं ट्रांसजेंडर बनूँ, बिकॉज ट्रांसजेंडर होना बड़ा सुखद रहता है। मतलब खुशी होती है कि यू आर बोल्ड, आई एम नॉट वुमन, आई एम अ सुपर वुमन, ठीक है ना। एंड सुपर वुमन होना बड़ा अच्छा फील होता है कि पीपल ऑलवेज स्टेयर एट यू। लगता है जैसे कई मेरी ट्रांस बहनें पढ़ती हैं, हमें देखते रहते हैं लोग, ये करते हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ कि लेट देम सी, तुम फील करो कि यू आर सेलिब्रिटी, बिल्कुल अपनी फील करो। तो सब उन्हीं को देखा जाता है ना जो अच्छा दिखता है, या बहुत बुरा होगा उन्हीं को देखा है किसने कितनी गंदी साड़ी पहनी, बट ट्रांस वुमन मतलब हमेशा सुंदर दिखती हैं। जी बिल्कुल। दुनिया भर में जो फैशन है वो कौन लेके आया है? हम जैसे लोग लेके आए हैं। आज आप लोग रंगीन कपड़े पहने तो हमारे करके पहन रहे ना, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। और LGBT कम्युनिटी ने देखा कि सारी दुनिया को रंगीन कर दिया है, नहीं तो लोग पहले ब्लैक एंड वाइट में जीते थे। महारानी जो जितने भी मुग़ल दरबार में महारानी नूरजहां जो और मुमताज़ महल, इन सब को सजाने में जो ड्रैग क्वीन बना के रखना है, वो मतलब हमारी ट्रांस क्वीन जो बहनें थी उस समय वो सजाती थी। तो जो दुनिया को रंगीन बनाने वाला काम है ना, जो ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे, आपके दादा परदादा सब लोग ब्लैक एंड वाइट ही पहनते थे, और हम लोग भी, लड़के भी। मेरे को याद है मैं एक रेड कलर की पैंट लेके आई थी आज से 35 साल पहले, वो मैंने पहनी नहीं, लड़के मेरे को देख के हंसते थे, ये तो लड़कियों वाला है, लड़कियों। लेकिन आज फिर भी लोग कलरफुल, मतलब अलग अलग डिफरेंट कलर के कपड़े पहनते हैं। आपके बाल रंगीन होते हैं, आपके लड़के भी फैशन वो क्या पार्लर में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। सो ये इसके पीछे हम जैसे लोग, हम भक्ति आंदोलन लेके आए, हम लोग सूफीज़म लेके आए। सूफीज़म में बाबा बुल्ले शाह कहते हैं नीमे रुसिया यार मनाना पावे, मैनू कंजरी बनना पवे, मतलब घुंघरू बांध के नाचना पड़े लेकिन मेरे को अपने यार को मनाना है। तो ये हम जैसे लोग ही कर सकते हैं, और हम लोग जैसे लोग ही साड़ी पहन सकते हैं, आम मर्द नहीं पहन सकते साड़ी। बिल्कुल। एक मर्द को बोलोगे कि वो सारा दिन साड़ी पहने, सारी उम्र तो छोड़ो, वो एक घंटा भी नहीं पहन पाएगा साड़ी। इतना आसान नहीं सब चीज़ें, नकली असली बोलना, ये सब लोग गलत लोग हैं या अच्छे लोग हैं। गलत कौन बनाता है? हमें सेक्स वर्क करने के लिए किसने फोर्स किया? जब हमारे पास कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं रही, हमें जब हम जॉब मांगने जाते हैं हमें देख के हंसने लग जाते हैं, तो हम लोग वहाँ से निकल जाते। हम सरकार को बोल रहे हैं आप जॉब देने से पहले अपना सिस्टम को ठीक करिए। जॉब करने हम तैयार हैं, हम कर भी लेंगे। और सरकारी लोग बोलते हैं ये तो जॉब भी नहीं करते, पहले अपना सिस्टम तो ठीक कर ले। मैं आपके घर पे आऊँ और सब लोग हंसने लग जाएं तो मैं तो वहाँ से चली जाऊँगी। ये तो रहने लायक भी नहीं, या तो बैठने लायक भी नहीं है। ये तो खुद भी अपने आप को सोचिए ना, सिर्फ ट्रांसजेंडर होने से नहीं, वैसे भी आप किसी घर में जाएं और आपको देखते हैं हंसने लग जाएं तो आप 2 मिनट बैठे फिर कहोगे कि मैं चलती हूँ। जब इनेबलिंग एनवायरनमेंट होगा तभी वहाँ पर स्टडी भी होगी, तभी वहाँ जॉब भी होगा। अदरवाइज सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाने से क्या होगा? वो सिर्फ फीमेल के लिए बनी, ट्रांस वुमेन के लिए थोड़ी बनी है ना, ट्रांस मैन के लिए भी नहीं बनी है। सो ये सब चीज़ें पहले दुरुस्त करनी है। मैंने जब पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो सबसे पहले इन्हीं पे काम किया कि मैं सह लूँगी सब कुछ, लेकिन मैं ये जाने से पहले बना के छोड़ूंगी। फीस माफ़ हो गया, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल हो गया,
इन सब चीज़ों के लिए सेपरेट वॉशरूम हो गया, इन सब चीज़ों के लिए काम करना ज़रूरी है। और इस तमाम सभी लोगों को अगर जब तक वो ट्रांस कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों में अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तब तक हमें मुख्य धारा पे तो मुश्किल है जोड़ना, हम नहीं आ पाएंगे। क्योंकि आप अपने बच्चों को तो छोटी छोटी बातों के लिए अप्रिशिएट करते हैं, लड़का लड़की को, तो हमें तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता। हम अपने आप ही हम खुद दूसरों के लिए ताली बजाते हैं, लेकिन अब समय आ गया कि हमें ताली नहीं बजाना, हमें ताली बजवाना है, ठीक है ना। तो ऐसे काम कर रहे हैं हम लोग सारे समाज में। अच्छा, अभी मैं काफ़ी सारी संस्थाओं के साथ जुड़ी हूँ, संगीत नाटक अकेडमी के साथ जुड़ी हूँ, मैं उनकी मेंबर हूँ। फिर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ, अपनी NGO भी है सक्षम ट्रस्ट, तमाम और दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन। बाहर में 3-4 बारी मैं यूरोप जा चुकी हूँ। जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे तो उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दुनिया भर में रिकॉग्नाइज हो रही हैं, और ये हमने खुद किया है, किसी ने हमें आगे नहीं किया, हमने उन चीज़ों के लिए खुद लड़ाई लड़ी है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का या लॉ में जो चेंजेस आ रही हैं धीरे धीरे मैंने पहले भी कहा कि वी एग्जिस्ट इन लॉ बट वी आर नॉट इन हार्ट। जैसे कहते हैं ना, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, वो सिर्फ लॉ में रहते हैं, ठीक है ना, असल में कुछ नहीं बन पाते। ऐसे ही हम लोग ट्रांसजेंडर इन लॉ, तो जो लॉ में है, लेकिन हम तो चाहते हैं हमें कुछ स्पेशल राइट्स नहीं चाहिए, हमें तो एक्सेप्टेंस चाहिए। हम ये तो नहीं कि हम काम नहीं कर सकते हैं। अभी चंडीगढ़ में अगर पुलिस में जॉब निकलेगा, उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कोई स्थान नहीं, तो क्या फ़ायदा उस सरकार का बोलने कि हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय, आपसे बात यूँ तो बहुत करनी थी, पर 6 बजे एक मेरा कमिटमेंट भी है और आपको भी एक कार्यक्रम में जाना है। लेकिन आपका जो सफ़र रहा है, आपकी जो जर्नी रही है, और आपने उस जर्नी को की मुश्किलों का जिस साहस के साथ सामना किया, उस साहस को हम सिर्फ सलाम कर सकते हैं। और हम कोशिश कर सकते हैं कि उस साहस का कुछ हिस्सा भी यदि हम अपने भीतर ला पाएँ, तो वो ये जो रॉन्ग वर्ल्ड है उससे लड़े, ताकि इस रॉन्ग वर्ल्ड को हम राइट वर्ल्ड बनाने की दिशा में कुछ तो कंट्रीब्यूट करें। और इस रॉन्ग वर्ल्ड को राइट वर्ल्ड होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सभी को सीखना है एम्पैथी के साथ रहना एक दूसरे के साथ। आज दिन में भी बात हो रही थी और हम कह रहे थे कि सिंपैथी नहीं चाहिए किसी को भी, हर किसी में इतनी कुव्वत है कि वो जी सके। लेकिन हमने एक जैसा माहौल ही नहीं दिया, तो हम किस बराबरी की बात करें और किस बेहतरी की बात करें। तो बिल्कुल आपको एक बार फिर से मैं सलाम करना चाहूँगी आपके साहस को, और जो लोग भी ये वीडियो देख, मैं धनंजय के साहस को बिल्कुल सलाम करना चाहूँगी। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक एडमिटेड फिल्म यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें धनंजय की जर्नी को, पूरी जर्नी तो बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि उनका जो स्ट्रगल रहा है वो इतना बड़ा है कि उसे एक फिल्म में, एक इंटरव्यू में नहीं समेटा जा सकता, लेकिन उस जर्नी को देखिए। धनंजय ने जो किताबें सजेस्ट की हैं वो पढ़िए, अपने को थोड़ा इनरिच कीजिए, अपने को में थोड़ी एम्पैथी लाइए, अपने को बेहतर करिए। और जो बहुत समय से चला आ रही बातें हैं, जो राय हमने अपने अंदर बना रखी हैं, उसको अनलर्न करना शुरू कीजिए, ताकि हम उस रॉन्ग वर्ल्ड को बेटर वर्ल्ड बना सकें, जिसमें सब कोई, मैं, आप, धनंजय और इस तरह के तमाम लोग एक बराबरी और इज्जत के साथ जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।